नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज की सीरीज। इस सीरीज में अब तक हमने 4 लेक्चर में लगभग 60 सवालों को डिस्कस कर लिया है। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। कवर कौन से एग्जाम को कर रहे हैं भाई? हर एग्जाम जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आता है। एकदम जीरो लेवल से हमने इन चीजों को स्टार्ट किया था। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब आपकी कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, सबके अंदर ये हेल्पफुल रहेगा। लेवल कहां तक रहता है तो देखो, इसमें कुछ सवाल मैंने कैट लेवल के भी इन्वॉल्व कर रखे हैं, सीजीएल मेंस को भी इन्वॉल्व कर रखा है। रिसेंट ईयर में जो बैंक पीओ के सवाल पूछे जा चुके हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रखा है। तो अब आज की जो क्लास है, इसके अंदर अपना सवालों का लेवल फिर से बूस्ट होने वाला है, क्योंकि 4 क्लासों के अंदर हमने धीरे धीरे लेवल को बढ़ा लिया था। तो चलिए फिर सवाल नंबर 61 से स्टार्ट कर देते हैं। और एक जरूरी बात कि आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, तो आप वासु स्टडी आईक्यू नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और दूसरा, वासु स्टडी आईक्यू डाउट ग्रुप नाम से एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर ही। वहां पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनको दिन में 1 या 2 बार उनको देखूं और उनका रिप्लाई कर दूं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। चलिए भाई, सवाल नंबर 61 की बात कर ले। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये समझाई थी कि हम लोग साधारण ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसको सिंपल इंटरेस्ट से ना पढ़ के हम लोग इसे डील कर रहे हैं परसेंटेज से। परसेंटेज से डील करने का फायदा ये होता है कि हम इन सवालों का काफी सारा पार्ट माइंड में डील कर ले जाते हैं। सवाल अगर हमारे इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं तो हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को ही माइंड में डील कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही अपना सवाल नंबर 61। बात को समझना, क्या कह रहा है कि राधा ने एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाए। ठीक है, क्या कहा? राधा एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करती है तथा अगले वर्ष में 4,500 रुपए जमा करती है। 5 साल के बाद उसे कुल 3,480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है? चलो, एक तो तरीका यह है कि इसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से डील करें। ठीक है, हालांकि इस चीज को अवॉइड करना है। अगर आप साधारण ब्याज से डील करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? 8,000 रुपए हैं, कितने साल के लिए बैंक में जमा हो गए? 5 साल के लिए। तो आप यहां से क्या करोगे? 8,000 जो रुपए हैं, इनका 5 साल का 8% की दर से ब्याज निकालोगे। क्लियर? फिर क्या करोगे भाई? अगले साल इसने 4,500 रुपए जमा कर दिए, तो आप फिर से क्या करोगे? 4,500 रुपए का कितने साल बैंक में रहेंगे? 4 साल। दर वही 8% की दर से फिर ब्याज निकालेंगे। दोनों का आप यहां से एडिशन करेंगे और कुल मिलाकर के आपको जो ब्याज मिला है वो कितना है? 3,480 रुपए। परसेंटेज इन दोनों बातों को खत्म कर देगा। लिखा जाएगा कुछ इस हिसाब से। देखना, 8 गुणा 5 40, 400 ये हो गया। 45 गुणा 2 गुणा 2, 45 गुणा 2 90 गुणा 2 180। 400 के अंदर आप 180 ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 580 गुणा में R और 3480 लिखा जा सकता है। ये इससे कट गया। R की बात करें, किससे गुणा किया भाई? देखना जरा, 6 से पता चल रहा है ना। 6 से करोगे 300 और ये 48। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ गई? 6%। ठीक है, बाकी मैं सजेशन ये नहीं देता। हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? इनको परसेंटेज से डील करने का। क्लियर है? समझ में आपको बात आनी चाहिए, तो समझने के हिसाब से उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा है, आप कुछ इस हिसाब से डील कर सकते हैं। बट बेटर क्या रहेगा? परसेंटेज। क्योंकि अगर आप इन सवालों को परसेंटेज के तरीके से डील करेंगे तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। चलिए भाई, देखते हैं जरा परसेंटेज के हिसाब से। देखो, आपको क्या कहा था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालते हो तो क्या लिखते हो? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। क्लियर है? अगर आप प्रिंसिपल को टाइम से गुणा कर देते हैं तो यहां से ये बात निकलती है P इंटू टी, और इंटू में 1 ईयर, इंटू में R%। ये बात मैं पिछले सेशंस में आपको समझा चुका हूं। जिन बच्चों ने पहले 4 सेशन नहीं देखे हैं तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आप पिछले 4 सेशन जरूर देखें।
इंप्रूवमेंट आपका सारा का सारा वहीं से होगा। ऐसा ना समझे कि जैसे आप कई बच्चे तुरंत आते हैं स्ट्रीम के ऊपर कि अच्छा ये वाला सवाल चल रहा है, इस सवाल को रीड किया, अच्छा मैं कर लेता हूं। कर कैसे लेते हो भाई? कर तो आप उस तरीके से कर रहे हो जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसका 10-20% बच्चा ऐसा है वो उस तरीके से कर लेगा। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, सवाल इजी टू मॉडरेट है, आपको टाइम बचाना पड़ेगा, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप एक भीड़ से आगे जा सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको P इंटू टी ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है नया प्रिंसिपल। और यहां पर फायदा ये है कि समय 1 साल क्रिएट हो जाता है और 1 साल के ऊपर जितना ब्याज मिलेगा वही आपकी क्या होती है दर प्रतिशत। यहां तक बातें मैं पिछले सेशंस में भी आपको समझा चुका हूं। और ध्यान रखना सेशन बिल्कुल सारे के सारे सवाल, 1 या 2 सवाल छोड़ दो तो हर सवाल आज के सेशन का इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो कैसे डील करते हैं, देखना जरा। 8,000 रुपए उसके 5 साल के लिए जमा है, तो 8,000 गुणा 5, क्या 40,000 रुपए उसके 1 साल के लिए जमा नहीं हो गए? हो गए। 4,500 रुपए उसके कितने साल के लिए जमा है बैंक में? 4 साल के लिए। तो 4,500 गुणा में 4 कितना भाई? 4.5 45 गुणा वही 2 गुणा 2 करोगे 18,000। तो आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि राधा ने 40,000 रुपए और 18,000 रुपए, तो कुल मिलाकर के राधा ने 58,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। क्लियर है? अब इन पर इसे कितना ब्याज मिला? 3,480 रुपए का। कितना परसेंट है भाई? प्रतिशत में किसी भी फ्रैक्शन को बदलना है, 2 जीरो यहां से 1 जीरो यहां से। क्लियर? 58 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। ये लो, 1 वर्ष की जो आप निकालते हो वही आपकी दर प्रतिशत होती है। तो एग्जाम अप्रोच अपनी इन सवालों को डील करने की ये वाली है। क्लियर है? आप कहीं भी पढ़ें XYZ, चाहे आप खुद भी पढ़ें, लेकिन इतना कॉमन सेंस हमेशा रखें खुद में कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप क्रैक नहीं कर सकते, आपको टाइम बचाना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें हमेशा सवाल करते टाइम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम के अंदर ये मान के चलो 90% पैटर्न वैसा ही होता है जैसा पुरानी एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे SSC CGL की बात करोगे 90% सवाल हूबहू उसी टाइप के होते हैं, हल्का फुल्का डेटा चेंज होता है जो प्रीवियस ईयर में वो लोग पूछ चुके हैं। 5 से 10% सवालों में या तो लैंग्वेज घुमाता है या कुछ अलग टाइप का सवाल क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब काम आपको वैसा ही करना है, बस ये नई चीज करो कि टाइम को बचाया जाए। एटलीस्ट वो तरीका तो आप फॉलो करें जो मैं कर रहा हूं, उससे बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई सवाल नंबर 62। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप इनको जल्दी से लाइक कर दो और कोशिश किया करो कि भाई हर रोज 1 या 2 ग्रुप में आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेशंस को शेयर करें। जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे, आपकी ड्यूरेशन हर क्लास का बढ़ेगा। 62 पर आ जाते हैं। देखना क्या कहा कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 का कर्जा लिया। 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दे दिए। वह 5वें वर्ष के अंत में उसने 5,470 रुपए देकर लोन चुकता कर दिया। दर प्रतिशत आपको निकालनी है। अब देखो यहां कुछ समस्याएं हैं इस सवाल के साथ जो बच्चा मिसकंसेप्ट कर देता है। उनको क्या समस्याएं? बच्चा ये सोचता है कि भाई 7,000 रुपए हैं। क्लियर? 3 साल के बाद वो क्या करेगा? बैंक के अंदर 3,000 रुपए जमा करवा देगा। तो 7,000 रुपए हैं इसके पास। अपने आप में ये कितने हैं भाई? 100%। 3 साल में R% की दर से इन पर 3R% ब्याज बन जाएगा। इसको मैं अलग लिख देता हूं। लिखा? तो इसका मतलब ये जो बात पूरी की पूरी मैं लिख रहा हूं ये मेरी है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर परसेंटेज में प्रिंसिपल देखते हो तो ये 100% है और रेट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट अगर आप रेट की फॉर्म में देखते हो तो ये वाला है। परसेंटेज आप चाहते तो अंदर लिख सकते थे, जैसे यही तो लिखते हो ना भाई 5% की दर होती, 3 साल का टाइम होता, अमाउंट कितना बन जाता? तो आप क्या कहते हैं 7,000 का 100% तो ये खुद है और 5 गुणा 3 15% और 115। अब बच्चा ये सोचता है कि उसका जो ब्याज और जो मिलाकर के उसका मूलधन टोटल कितना पैसा बन गया ये, इसमें से उसने कितना पे कर दिया? यहां पर इसमें से उसने 3,000 रुपए पे कर दिए। क्लियर है? अब जो पैसा बचा वो क्या हो गया? नए वाला प्रिंसिपल। क्लियर है? अब क्या करेगा? बैंक इसके ऊपर फिर से ब्याज लेना स्टार्ट कर देगा और फिर वो
450 रुपए चुका देगा। ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है, ऐसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपने यहां तक तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया कि भाई मान लो ये रुपए 8,000 हो जाते, ठीक है, आपने 3,000 रुपए चुका दिए, उसको बचे कितने आपके 5,000 बच गए, ठीक है। 5,000 पर फिर से आप ब्याज लगाना स्टार्ट करोगे और फिर 2 साल के बाद वो 5,450 चुका देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपने बैंक से पैसे भी उधार लिए, जैसे मान लो आप बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेते हैं, बैंक उस पर ब्याज लेगा। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट जैसी बात एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी मान लो कोई बैंक अगर ये बात कहता है कि हम लोग साधारण ब्याज के ऊपर आपको उधार देंगे, 1 लाख रुपए आपने लिए 10 साल के लिए, ठीक है, आपने कोई भी प्लान चूज वगैरह किया कि आप 10 साल के बाद ऐसा करेंगे कि बैंक को 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या 13 लाख रुपए कुछ पे कर देंगे, क्लियर। आपने क्या किया, 5 साल के बाद बैंक को 80,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। 1 लाख रुपए का, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 10, 11, 12 लाख नहीं, 1 लाख उधार लिया है, तो मान लो 1.5 लाख रुपए आपको चुकाने। 5 साल के बाद आपने क्या किया, 90,000 रुपए चुका दिए। अब ये मत सोचना कि ब्याज बना था और मूलधन था, उन दोनों को ऐड किया उसमें से 90,000 गायब होंगे, नहीं। अगर साधारण ब्याज पर आपको उधार दिया जा रहा है तो आपको पता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। इतने बेवकूफ आप भी नहीं है कि ब्याज को पहले चुकाए, नहीं, आप प्रिंसिपल को चुकाओगे। तो ये सवाल की जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं होगी। ये एक कॉमन कंफ्यूजन होता है जो हर बच्चे के दिमाग में होता है। सवाल साधारण ब्याज का, इसका मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह डील करना है, ठीक है। और इसको भी हम लोग डील किससे करेंगे भाई, प्रतिशत के हिसाब से डील करेंगे, जिससे आसान हो। देखना जरा कैसे, बात को ऑब्जर्व करना। 7,000 रुपए 3 साल के लिए बैंक क्या करेगा, ब्याज लेगा उसका, तो 7,000 का 3 साल का 8% की दर से ब्याज होगा, क्लियर। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 21,000 रुपए का 8% की दर से ब्याज। तो कहने का मतलब फर्स्ट केस में मेरे पास हमें क्या निकालना है, 21,000 रुपए का 1 ईयर का, परसेंटेज पर ले आया हूं मैं बात, सिंपल इंटरेस्ट पर छोड़ी नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में उसने क्या कर दिया, 3,000 रुपए चुका दिए, 7,000 उसने उधार लिए थे, 3,000 चुकाए हैं, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, इसका मतलब आप प्रिंसिपल से पैसा खत्म करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना बचा, 4,000, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो सेकंड केस में आप ये भी कह सकते हो ना, 4,000 रुपए का 2 साल का ब्याज, या फिर ऐसा लिख दो कि 8,000 रुपए का 1 साल का ब्याज लिखा जा सकता है। कब, जब हम लोग ये लैंग्वेज किसमें कर लेते, परसेंटेज में, वही अपना उद्देश्य है, ठीक। अब चलो मैं पूरे के पूरे सवाल को, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ये सवाल अब पिछली लैंग्वेज के साथ रिलेट हो गया। अब एग्जाम मेथड पर आ जाते हैं। एग्जाम में क्या करते, 7,000 का 3 साल का ब्याज लेना था, तो आप 21,000 का 1 साल का ले लोगे, परसेंटेज के हिसाब से ही तो चलना है। चलो आगे 3,000 चुका दिए उसने, कितने बचे, 4,000, 4,000 का 2 साल का ब्याज। आप ऐसा भी कह सकते हो 8,000 का 1 साल का ब्याज। तो कहने का मतलब 20,000 आपके पहले वाले, और यहां पर 8,000 रुपए आपके, सॉरी 21,000 पहले वाले, 8,000 ये, तो कुल मिलाकर के 29,000 रुपए का 1 साल का ब्याज आपको देखना है। और ये जितने भी प्रतिशत होगा ये आपकी दर प्रतिशत होगी। चलो इसने क्या कहा, 5वें साल के अंत में 5,450 रुपए चुका दिए, 3,000 वो पहले दे चुका था, 5,450 अब दे दिए। बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना किया उसने, 5 और 3 8, 8,450। उधार कितने लिए थे भाई, 7,000। तो ब्याज असल में कितना पे किया उसने पे किया 1,450 रुपए का, क्लियर, लिखा जा सकता है। चलो अब इतना ब्याज इतने के ऊपर, ये 1 साल पर ले आए हम लोग, बात इंपोर्टेंट यही तो सीखना था हमें, और प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 2 और 1 3 0 खत्म, 29 5 45, ये लो। अब जिन भी बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा करें, पुराने वाले सेशन देखें, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से आपको सवाल करवाता ही नहीं हूं। मैं आपको एक अलग, हर जगह आपको एक नई सोच मिलेगी। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, XYZ कोई भी चैप्टर उठा लें, जैसे हम लोग मिक्सर पढ़ रहे थे, मिक्सर में जिन बच्चों ने मिक्सर चैप्टर मेरे से पढ़ा था, रेशियो वाला जो झंझट था, 4-5 सवालों का तो मैं कहता नहीं, 110 के आसपास सवाल या 105 सवाल डिस्कस किए थे, उन 5 या 10 सवालों को हटा दो। कहीं भी रेशियो काम में नहीं लिया, हमने काम में लिया FOF कॉन्सेप्ट, जो कहीं पर भी नहीं था, अब तक तो नहीं था यूट्यूब के ऊपर, हो सकता है भविष्य में ये कॉन्सेप्ट आ जाए, क्लियर। इस मेथड से सारे के सारे सवाल निपटाए। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि कोई भी सेशन देखें, पहली क्लास से देखें,
पहली क्लास से देखेंगे तो इस टाइप का इंप्रूवमेंट होगा कि सवाल देखने में शुरुआत में लग रहा था बहुत टिपिकल है, लेकिन बाद में एक लाइन में सोल्व हो रहा है। तो ये इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, और ये पुराने आए हुए ही सवाल हैं आपके। चलिए भाई, यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो सवाल नंबर 63 पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आप सवाल की लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 63। देखना भाई, क्या कहा कि मोहन ने 7,000 रुपए साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद 3,000 रुपए और ऋण ले लिया उसने, मतलब 3,000 रुपए और उधार ले लिया। दूसरी ऋण की राशि के 5 साल के बाद उसने 4,615 रुपए ब्याज देकर अपना खाता चुकता कर दिया। तब ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, एक तरीका होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, एकदम ट्रेडिशनल तरीका। एक बार उसको माइंड में सेट करते हैं, फिर बात को चेंज करते हैं। 7,000 रुपए उसने उधार लिया, 3 साल के बाद फिर 3,000 लेता है, और उसके भी 5 साल बाद। तो 7,000 रुपए असल में उसने कितने साल के लिए उधार लिए? 7,000 रुपए उसने 8 साल के लिए उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। के को जनरली मैं बहुत बार, जब ये 1000 रिपीट होते रहते हैं तो के का मतलब होता है आपका किलो, और इससे कैलकुलेशन में क्या बार बार जीरो आ रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए के लगा दिया जाता है। चलो, फिर 3,000 रुपए उसने और उधार ले लिए, 3,003 के। क्लियर है? कितने साल तक रहेंगे भाई? 5 साल तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ये क्या निकाल रहे हो आप? साधारण ब्याज। और कुल मिलाकर के दोनों ब्याज उसने मिलाए तो कितना बन गया? 4,615 रुपए उसने चुका दिए। इस पैटर्न को सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगी? रेट। क्लियर? लेकिन हमें ये मेथड सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉलो नहीं करना है, हमें डील करनी है परसेंटेज के साथ। परसेंटेज में क्या करते हो? इजी कब रहता है? सारी की सारी बात को घुमा करके 1 साल पर ले आओ कि 1 साल का प्रिंसिपल आपका कितना, 1 साल पर ब्याज कितना। तो देखो, पूरा का पूरा उसने ब्याज कितना दे दिया? 4,615 दे दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे जो आप बात लिखते हो हमेशा 1 साल का क्या होता है? ये प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बदलते हो तो गुणा 100 लगा देते हो। यही तो आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो बात को सोचना मेरे साथ। 7,000 रुपए 8 साल तक उधार में चले, तो 7,000 का 8 साल का 8%। तो मैंने आपको क्या सिखाया? ये 7 इसको दे दो, सॉरी 8 साल इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा? 7,000 गुणा में 8, 56,000 रुपए 1 साल के लिए। एक काम इजी हो गया। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख देता हूं 56,000 रुपए। ठीक है, 3,000 रुपए लिए उसने फिर से उधार। कितने साल बाद चुकाएगा इनको? 5 साल के बाद। तो 5 गुणा 3, 15,000 रुपए असल में देखा जाए 1 साल का प्रिंसिपल। ठीक है, 56 और 15 सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर सकते थे। ये कितना होता आपका? 71,000 टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना था, सीधे सीधे सोल्व कर लेते। ये वाली बात यहां से निकल के आ गई। चलो भाई, अब हमें अगला पार्ट सोल्व करना है। तो यहां से देखना जरा, किससे काट सकते हो? 71 से काट दोगे तो ये 10 बार कट जाएगा। 71 से इसको काटोगे, देखो 70 को 460 में डिवीजन करना, 7 6 42 लिखा जा सकता है। 420 और 71 से गुणा किया था तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? 426। 461 में से लेस करना, 36 और 1 कितना हो गया आपका भाई? 37। ठीक है, तो यहां आपके पास नंबर कितना बचा? 7 5 375। फिर से भाग देना जरा, 5 से डिवीजन करोगे। 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर दी भाई हम लोगों ने? 1 मिनट। देखो 4,615 रुपए था, 71 से हम लोग काट रहे हैं। 71 से आपने 6 बार काटा तो 426 हो गया। 426 इसमें से लेस करोगे 34 और 1 कितना आ जाएगा? 35। 35 बच गया, 5 उतार लिया। 71 से फिर काटोगे कितनी बार? 5 बार। यहां से फिर इसको काट दोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 13/2। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये जो ऊपर वाले काम थे ये अनवांटेड थे। ठीक है, मैंने चलो वो डिवीजन 71 से कर लिया, पहले 5 से कर लेते तो मामला थोड़ा सा आसान हो जाता। तो एग्जाम में ये सवाल सिर्फ इतनी ही दूर का था। एक छोटा सा सुधार कर लेना कि देखो मैं बड़ा नंबर लेकर के चल पड़ा था, तो बड़े नंबर में थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया था आपका। ठीक है, पहले आप 5 से कट कर लेते, एक इजी नंबर आ जाता, फिर आप जो भी नंबर बचता उससे कट कर लेते, तुरंत का तुरंत सोल्व हो जाता। बाकी मैं ये भी कह सकता हूं आपको यहां पर कि आप चाहो तो बड़े नंबर से भी डील कर सकते हो। इतनी टफ टास्क नहीं होती है, जहां पर भी आपके रिजल्ट है वो परफेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाओ।
64 में देखना जरा, इसने क्या कहा कि आर्यन साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 7,500 और 1% अधिक की दर से 4,500 रुपए का ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद वह साधारण ब्याज के रूप में 1,575 रुपए का भुगतान करता है। ज्ञात करो 4,500 की राशि उसने किस दर पर ली। तो आप क्या करो, जैसे 7,500 इसको R% पर मान लो, 4,500 ये किस रेट पर हो जाएगा, R+1 पर। क्लियर, पूरी इक्वेशन बनाओगे, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे, R+1 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहां पर देखना, एक तो सिली मिस्टेक होती है कई बार कि स्टूडेंट R लेकर के चलता, R निकाला उसी को टिक कर देता है। R किसके लिए लेकर के चल रहे हो, 7,500 रुपए के लिए। क्लियर, और आपको बताना क्या है, R+1, क्योंकि 4,500 रुपए उसने R+1 की रेट पर दिए हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो एक तो ये गड़बड़ हो सकती है। डील करने के वही 2 तरीके। पहले तो बात को समझते हैं साधारण ब्याज के हिसाब से कि कैसे डील कर सकते थे। देखो 7,500 रुपए है, टाइम कितना है भाई आपका, 3 साल, और दर R%, तो 7,500 रुपए का 3 साल का R% की दर से ब्याज। क्लियर, प्लस में क्या करोगे, आपके पास दूसरा जो पैसा है वो कितना है, 4,500 रुपए, टाइम वही आपका 3 साल, और दर यहां पर कितनी है, R+1%। टोटल मिलाकर के जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो आपका कितना है, 1,575 रुपए। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे आप, जैसा सवाल का पैटर्न चल रहा था उसी हिसाब से आप डील कर रहे हो। तो पहले तो ये तरीका भी एटलीस्ट आपको पता हो, परसेंटेज इसको गायब कर देगा, परसेंटेज इन 2 जीरो को गायब कर देगा। देखना जरा यहां पर क्या हो गया, 3R ये भी है, 45 गुणा 3R और 75 गुणा 3R, 3R कॉमन ले लोगे तो 75 + 45 कितना हो जाएगा, 120। एक्स्ट्रा में एक बात और बची आपके, 45 गुणा 3 गुणा 1, 45 गुणा 3 आपका क्या हो गया, 135। चलो भाई यहां पर कितना हो गया, 360 R बराबर 135 लेस कर दो, 5 से 5 चला गया, ये 4, और यहां पर कितना, 4 और 1, 0 से 0 कट गया। R बराबर 36 गुणा 2 72 गुणा 2 144, तो 4 से कट गया। बट R+1 फाइंड करना हमें, तो इसका मतलब जो अगली रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी वो 4 + 1 कितनी हो गई भी, 5%। एक तो ये विशेष ध्यान रखना है, यहां पर आपकी सिली मिस्टेक हो जाती है कि कई बार आप जल्दबाजी में सवाल तो सोल्व कर देते हैं, बट जो उसने बात पूछी है वो ध्यान नहीं रहती। रीजन 4,500 पर जो दिया था उसकी रेट क्या थी, R+1%। एक मेथड आपका ये है इस सवाल को सोल्व करने का। चलिए दूसरे मेथड पर आते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज की तरह इस सवाल को सोचे तो क्या हो सकता था। परसेंटेज की तरह अगर आप सोचते हो तो क्या हो सकता था, तो देखना आप इस सवाल को ऐसा कह सकते हो कि 7,500 रुपए पर R% की दर से 3 साल का ब्याज। 4,500 के लिए आप ये बात कह सकते हो कि 3 साल का R% की दर से और 3 साल का 1% एक्स्ट्रा दर है, तो 3 साल का 1% की दर से ब्याज। क्लियर है, तो 4,500 का ये जो हमें एक्स्ट्रा R+1 रेट चल रही है, तो ये 1% का हिसाब कर ले हम लोग कि 4,500 रुपए जो है इनका 3 साल का जो एक्स्ट्रा ब्याज बन रहा था 1%, वो कितना है, 135 रुपए लिखा जा सकता है। क्लियर, अब क्या करोगे, टोटल ब्याज कितना मिला भाई, 1,575। इसमें क्या शामिल है, 7,500 का 3 साल का R% की दर से ब्याज, 4,500 का 3 साल का R% की दर, 4,500 का 3 साल का 1% की दर से ब्याज। क्लियर, 1% कितना बचा, 135। अब 1,575 में से 135 लेस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1,440 रुपए लिखा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखना, अब जो हमारे पास लैंग्वेज बती, 7,500 का 3 साल का R% दर, 4.5 साल का 3 साल का R% की दर से ब्याज। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, दोनों ही पैसे 7.5 और 4.5 कितने हो गए, 12,000 पर 3 साल का R% की दर से ब्याज। अब मैंने क्या सिखाया था, 1 साल पर ले जाओ बात को, तो आप कह सकते हो कि 36,000 रुपए, 12,000 गुणा 3, 36,000 रुपए। 1 साल का प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज, और प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। 3 0, ये बात खत्म। क्या आ गया भाई, 36 गुणा 2 72 गुणा
4। बट आपको पता है 7,500 वाले केस में दर कितनी थी? R%। R+1 आपको बताना है, देन आर आंसर विल बी 5%। तो ये इस सवाल को सोल्व करने की हमारी एग्जाम अप्रोच है। पैटर्न दोनों ही आपको आने चाहिए, बुराई किसी में भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि बाई चांस आप जो परसेंटेज के साथ डील करना चाहते हो वो पार्ट आप एकदम स्किप कर जाए तो सवाल कैसे सोल्व होगा? तो बिल्कुल हाँ, उस तरीके में समस्या जरूर है कि उसमें 2 या 3 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। तो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस करते जाओ, खुद पर विश्वास रखो और अपने टीचर पर भी विश्वास रखो, तभी जाकर के इंप्रूवमेंट होगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट जरूर लगा लें। अगर आपने 50 से 60% सिलेबस पढ़ रखा है, चाहे सेल्फ पढ़ा हो, चाहे किसी टीचर से पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, जिससे आपका इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाए। 65 पर आ जाते हैं। क्या कहा कि एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। 2 अलग अलग पैसे हो गए, अमाउंट हो गए, मतलब पहले वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीने पहले चुका दिया तो उससे प्रत्येक से 2,560 रुपए प्राप्त हुए। धन ज्ञात करें। तो देखो इसका एक तो तरीका समझो, बात को अंडरस्टैंड करने के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। 2 बराबर धन है तो इसका मतलब पहले केस में भी आपके पास प्रिंसिपल P है और दूसरे केस में भी आपके पास प्रिंसिपल P है, लिखा जा सकता है। फिर देखना यहां पर अगली बात इसने क्या कही कि जो पहले वाला पार्ट है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 8%। दूसरे वाले की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 7%। चलो, पहले वाला धन दूसरे वाले धन से 6 महीने पहले चुका दिया गया। आप कह सकते हो अगर इसको T टाइम में चुकाया, T सालों में, तो यहां पर T प्लस इसे 6 महीने बाद चुकाना पड़ेगा। वैसे भी कॉमन सेंस आपका यही तो कहेगा कि 8% इस पर ब्याज बनेगा, 7% के हिसाब से कम ब्याज बनेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के दोनों ही पैसे आपके क्या बन जाते हैं? 25,600 और 25,600 रुपए। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी कि प्रिंसिपल दोनों में सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और 7 है, इसका टाइम T मानोगे तो टाइम हम ईयर में लेते हैं तो T प्लस हाफ लिखोगे, 6 महीने को हाफ ईयर लिख दिया। अब एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि भाई डील करने का, जो भी बात चल रही है उसको एज इट इज आप रिलेट करवा दो। कैसे भाई? हमें रिलेट करवाना है यहां पर अमाउंट रिलेट कराओगे क्योंकि मिश्र धन है वो आपका इक्वल हुआ है। क्या कहा? प्रत्येक को 2,560 रुपए मिलते हैं, तो इसका मतलब पैसा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में नहीं कह रहा, जितना भी पैसा मिल रहा है वो सारा का सारा आपको बताया। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है आपका? 100%। 8% की दर से T वर्ष का ब्याज, तो ये 100%, 8 इंटू T, बार बार ये चीज आ रही है, और ये कितना हो गया आपका? 2560 लिखा जा सकता है। सेकंड केस में आप क्या लिख सकते हो भाई? सेकंड केस में वैसे तो मेरी बात मानो तो ऐसा करो, इसमें और इसमें दोनों ही केस में पैसा आपका सेम बन रहा है, तो आप ऐसा कर लो कि P अपने आप में 100% है, 7% की दर से 7T प्लस 7 1/2 इंटू में परसेंट, ये आपका चलेगा। P से P कट जाएगा, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। फिर उसके बाद जब सोल्व करोगे 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? T इक्वल्स टू 7/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या किया मैंने? जो बात असल में यहां से अगर आप इस मेथड को फॉलो करते तो एग्जाम में ये बात आपकी यहां से स्टार्ट होनी थी। ये तो उसने डेटा दे रखा है, बस मैं तो उसको इजी फॉर्म में लिख रहा हूं कि सवाल तो एटलीस्ट समझ में है। यहां आपका समाधान हो गया कि ये जो पैसा ये कितने साल है? T वाला 7/2 साल। अब उसने आपसे क्या पूछा? वो पैसा कितना था, तो आप क्या लिखते हैं भाई? प्रिंसिपल इंटू में अमाउंट निकालना है तो 100% आपका खुद है, प्लस क्या करोगे? टाइम लिया, इंटू में रेट के साथ मल्टीप्लाई, 8 गुणा 7 56/2 28% हुआ, और ये जाकर के कितना हो गया? 2,560। तो आप लिख सकते हो कि P का 128% जो है वो क्या हो गया? 2,560 रुपए। 128 से काटा 2 बार 20, तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी निकल के आ गई? 2,000 रुपए। एक बार फिर से बात को समझना कि असल में मैं क्या कह रहा था कि सवाल में 2 अलग अलग कंडीशन दी, लेकिन पैसा जो है स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल है वो दोनों ही केसेज में सेम है। पहले में रेट 8%, दूसरे में 7%, टाइम इसका T और यहां पर T प्लस हाफ ईयर। दोनों ही केस में प्रिंसिपल सेम है, तो सवाल आप उठाते यहां से,
इस जगह से आप सवाल को उठाते, इसकी वजह से आपको टाइम मिल जाता। अगेन आपको पता है कि प्रिंसिपल खुद में 100% होता है, टाइम आ गया, दर आपके पास 8% थी, किसी एक पार्ट में आपने रखा, पहले में इस बात को रखा, रिलेट करवा दिया, 2000 रुपए आ गया। क्लियर? चलो एक दूसरा तरीका और सोचते हम लोग कि इसको और भी बेहतर तरीके से आप कैसे डील कर सकते थे। देखना जरा यहां पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल फर्स्ट केस में और प्रिंसिपल सेकंड केस में यहां 8% ब्याज मिल रहा है और यहां 7% ब्याज मिल रहा है, लिखा जा सकता है। अब बात ऑब्जर्व करना, ये जो पैसा है 6 महीने एक्स्ट्रा रहेगा, तो 6 महीने 1 साल का ब्याज 7% है, तो जो हाफ ईयर है आपका 1/2 ईयर, इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा 3.5%। ठीक है, अब लीड कितने की ली जा रही है भाई, अब इसके पास हर साल 1% एक्स्ट्रा ब्याज आया, पहले साल भी आ गया, दूसरे साल भी दिमाग लगा दे तो भी 1% एक्स्ट्रा आ गया, तीसरे साल फिर 1%, चौथे साल फिर 1%, इस हिसाब से आपको पैटर्न दिख रहा है। हर साल जितने भी साल आप रखोगे इसको 7% मिलेगा, इसको 8% मिलेगा। क्लियर? लेकिन इसको एक टाइम के बाद ब्रेक कर देना है और 6 महीने इसको एक्स्ट्रा दोगे, उन 6 महीनों में यह भी आपको पता है कि 3.5% ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज जैसे ही 3.5% ऐड होगा तो पीछे का सारा मामला कंपनसेट कर देगा, इस वजह से उसने आपको अमाउंट की कंडीशन दे दी। अब एक दिमाग लगाओ, इतना गैप क्रिएट हो जाए 3.5% का, तो तुरंत हम पैसे को रोक दें कि भाई इससे आगे उधार नहीं देना है, उसके आगे हम इस सवाल को सोल्व कर लें, काम चल जाएगा। तो देखना, हर साल बात अगर समझ आ रही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर से वीडियो देख लेना, ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। देखो 1 साल में 1% का गैप, 2 साल में 2%, 3 साल में 3%, गैप क्रिएट कितना करना है 3.5, तो इसका मतलब 3.5% का गैप है वो कितने साल में कवर हो जाएगा 3.5 साल में। क्लियर? गैप कितना क्रिएट हो गया 3.5 साल में 3.5% का। अब इस पैसे को स्टॉप कर दो। ठीक है, ये पैसा 6 महीने और चलाओगे, 6 महीने में आपको पता है क्या होगा 3.5% फिर से ब्याज मिल जाएगा और वो 3.5% जुड़ेगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, अब ये तरीका चाहे वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, इस बात को पकड़ने की कोशिश करें। रीजन ये है कि इस सवाल में जो टाइम फंसा हुआ है, टाइम आप तुरंत का तुरंत सोल्व कर सकते हैं। इस बात को मैं हटा रहा हूं, एक आखिरी बार और ट्राई कर लेते हैं। तो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। दूसरा पैसा कितने साल तक चला भाई 4 साल तक, दर कितनी 7%, ब्याज कितना मिलेगा 7 गुणा 4 28%, अमाउंट बन रहा है तो प्रिंसिपल 100%, 28% ब्याज, प्रिंसिपल का 128% 2560 रुपए हो गया। इसको इससे काटोगे 20 बार और प्रिंसिपल आपका निकले 1/100 और ये रिजल्ट में दे देगा आपको 2000 रुपए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि असल में कहूं मैं, ये एग्जाम अप्रोच है। अब किस बच्चे के ऊपर से गया होगा जिसने देखो एक तो पुराने सेशन नहीं देखे, जहां से मैंने इन बातों को उठाना स्टार्ट किया कि ये सवाल आप परसेंटेज से कैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो उस बच्चे की ये बात तुरंत ऊपर से चली गई होगी। सवाल का तरीका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपको जो प्राइम तरीका, आपका जो ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट है हम लोग कह सकते हैं, उससे तो आना ही आना चाहिए। अगर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो इस टाइप का इंप्रूवमेंट करें जिससे ये सवाल बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाए। चलो भाई, सवाल नंबर 66 पर आ जाते हैं। क्या कहा, यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 1/4 पार्ट साधारण ब्याज की दर 3%, फिर से उसने क्या किया भाई 2/3 पार्ट है वो 5% की रेट पर, शेष भाग 11% की दर से प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि पर ब्याज की दर क्या है। तो पहले तो मैं ये सवाल समझा देता हूं कि क्या डायरेक्शन है इसमें, आपको क्या ध्यान रखना है, किस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप जो भी पैसा मानोगे उसका आपको एक तो क्या करना है, यहां से 1/4 करना है। ठीक है, सुधार तो बाद में करेंगे, पहले बात तो समझ में। फिर क्या कह रहा है कि इसका जो दूसरा पार्ट वो कितना है, टोटल का 2/3 है। फिर एक जो पार्ट है ये आपका रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग पार्ट आपका शेष पार्ट। तो बेटर क्या रहेगा, आप एक ऐसा नंबर मानो जिसका 1/4 करना भी आसान है, जिसका 2/3। कहने का मतलब वो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12। तो आप टोटल पैसा 12 मानोगे, 12 का 1/4 करोगे 3 आ जाएगा।
2/3 करोगे 8 आ जाएगा, 8 और 3 11 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट आपका 1 हो जाएगा। एक काम तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा था कि 1/4 पार्ट है ये किस रेट पर गया, 3% की रेट पर, क्लियर है। फिर इसका जो 2/3 पार्ट है वो किस रेट पर गया, 5% की रेट पर गया, और रिमेनिंग जो पार्ट है आपका वो किस रेट पर गया, 11% की रेट पर। अब ये जानना चाह रहा है इसका जो टोटल पैसा है ये किस रेट पर गया। इसको मैं मान लेता हूं कि अगर आप सारे का एक साथ हिसाब करके 12 के बेसिस पर बताते तो ये किस रेट पर जाता, X% की रेट पर, क्लियर। टाइम नहीं दिया, क्या टाइम की सच में जरूरत थी, टाइम की जरूरत नहीं थी। आप एक बार के लिए T मान लो कि T साल तक ये पैसा चला। पहले तो हम सवाल को समझ रहे हैं कि तरीका क्या है, फिर तुरंत का तुरंत सुधार कर लेंगे। बात को समझना, देखो 3 रुपए ये प्रिंसिपल है, अलग अलग हिस्सों में 3, 8 और 1। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी, टाइम T माना तो देखा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा, सीधे सीधे गुणा कर देता हूं, क्यों हेक्टिक कर रहे हैं हम लोग इसको। देखो टाइम T साल और 3 गुणा 3 9%, क्लियर। फिर देखना 8 का 5%, तो यहां पर क्या बना 40%, टाइम कितना है T, फॉर्मूला ही चल रहा है अपना, 1 रुपए 11%, 11 गुणा 11% इंटू में T। वो क्या पूछना चाह रहा है कि 12 रुपए के हिसाब से 12 का 12 गुणा टाइम T गुणा में X% लिखा जा सकता है। क्या किया हमने, तीनों ब्याज अलग अलग कैलकुलेट किए और फिर इस फॉर्मेट को फॉलो कर लिया। और सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग यहां पर निकालते हैं तो आपको मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट का फॉर्मेट फॉलो कर लो, अपॉन 100 लिखने की नीड नहीं है। अब बात ऑब्जर्व करना, मैं क्यों कह रहा था कि T का कोई रोल नहीं है, क्योंकि T यहां लेफ्ट साइड में कॉमन आके राइट साइड में कट जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप इसको प्रीफर ना करके 1 साल को प्रीफर कर लें, जिससे काम आपका आसान हो जाए। चलो परसेंटेज भी यहां पर देखना, हर जगह से कॉमन आकर के क्या होता है, कट जाता है। असल में क्या बचा, 9, 40 और 11, 11 और 9 आपका कितना हो गया 20, 40, 60, 60 में 12 का डिवीजन कर दोगे 5 बराबर क्या आ गया आपका X, लिखा जा सकता है। सवाल को समझो, एग्जाम अप्रोच निकाल लेंगे, वो तनाव आपको नहीं लेना, आपसे ज्यादा तनाव मुझे उन चीजों का। आपको एक ऐसा नंबर मानना था प्रिंसिपल की फॉर्म में जिसका 1/4 आसान हो, जिसका 2/3 आसान हो। आप ये कह सकते हो कि वो संख्या जिसमें 4 का भाग भी चला जाए, 3 का भाग चला जाए, संख्या छोटी सी हो और आसान हो, जिससे आपकी हेडेक खत्म हो जाए। तो आपने कहा कि भाई 3 और 4 का एलसीएम 12, चलो 1/4 किया, एक हिस्सा 3 रुपए आ गया, 2/3 किया, एक हिस्सा 8 आ गया, रिमेनिंग पार्ट टोटल 12 है, तो 11 यहां हो गया, 1 रुपया यहां पर बच गया। अब देखना ये पैसा 3% की दर पर, ये 5% की दर पर, ये 11% की दर पर, क्लियर। T का कोई रोल नहीं होता है, आप भविष्य में 1 साल यूज करेंगे। फिर आपने क्या किया, 3 का 3%, 8 का 5%, 1 का 11% निकाला और टोटल 12 का X% से रिलेट करवा दिया, तो परसेंटेज भी आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। सोल्व करोगे रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कि आपको ऐसे सवालों के लिए क्या सुधार करना है। देखो इंपॉर्टेंट बात अपनी ये है, मेथड इंपॉर्टेंट है, सवाल सोल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई तनाव नहीं है, खुद भी पढ़ोगे तो भी सोल्व होंगे वो। देखना जरा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक पैसा मानना है और आपको क्या दिख रहा है, उसका 1/4 भी करना है, उसका 2/3 भी करना है। तो आपके मन में क्या आया कि 12 रुपए मान ले, ठीक है। 12 रुपए का 1 साल का X% की दर से ये ब्याज होता है। यही बात हमसे पूछना चाह रहा है कि X% क्या होगा। 1/4 करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, 12 का 1/4 क्या होगा 3, 3 को 3% की दर से, तो ब्याज कितना मिला 9%। प्लस अगले केस की बात करें तो 2/3 करना है, तो 12 का 2/3 करोगे, 3 4 से कटा 8, तो 8 का आपको 5% निकालना है, तो ब्याज कितना मिला 40%, लिखा जा सकता 8 गुणा 5, ठीक है। बचा हुआ पार्ट 3 पहले हो गया, 8 बाद में हो गया, टोटल 12 था, 1 बचा, 1 का 11%, 11%, परसेंटेज खत्म हो जाता है। बस चाहो तो लिख सकते हो साथ में X बराबर 40 9 49 11 60 में 12 का डिवीजन कर दिया 5%, ये हमारा हो गया रिजल्ट। X की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो ये आपको अप्रोच पकड़नी है, इस सवाल की जो अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है। आई होप साउंड वर्किंग प्रॉपरली। 67 पर आ जाओ भाई, और आपके जो भी डाउट हैं चैप्टर खत्म होने से पहले जो टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है वास्तु स्टडी IQ,
या जो डाउट ग्रुप है वासु स्टडी IQ नाम से, उस पर भेज दें, जिससे मान लो कोई भुला भटका, वैसे तो सवाल रहेगा नहीं किसी भी पैटर्न का, बाय चांस फिर भी आपको ये लगता है कि इस टाइप का सवाल भी डिस्कस होना चाहिए, तो वो भेज दें, जिससे क्या होगा आने वाले 1 या 2 सेशन अपने और बचे हुए हैं उनके अंदर वो हम लोग डिस्कस कर लें। 67 में देखना जरा, मोनिका ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9% की दर से, 5/12 भाग उसने 24% की दर से, उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज 17% वार्षिक हो, तो जो शेष पूंजी है उस पर ब्याज की दर क्या है। अब एक मुद्दे की बात यह है कि आपको एक पैसा मानना है जिसका 1/3 भी आसान हो और उसका 5/12 भी आसान हो, तो आप क्या करोगे भाई, साफ साफ दिख रहा है 12 मान लो। अब देखना क्या कहा, टोटल का जो औसत है, कहने का मतलब ये जो 12 रुपए, इस पर उसे कितना ब्याज मिला, 17%। टाइम 1 साल चल रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम 1 ईयर इंटू रेट परसेंट, तो 12 का 17% हो गया। 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पहला हिस्सा 1/3 है, 12 का 1/3 करोगे 4 का 9%, तो कितना आ जाएगा भाई टोटल 36%। 4 को देख लिया। 5/12 करोगे 12 का कितना बचेगा 5, और 5 गुणा 24 करोगे तो 24 गुणा 5 आपका 120% लिखा जा सकता है प्लस। देखना 5 रुपए यहां आ गए, 4 रुपए यहां आ गए, बचे कितने, टोटल 12 थे तो 3 बच गए। 3 पर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाई, X%। ये लो परसेंटेज तो यहां पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब आपको बस X की वैल्यू निकालनी है कि जो रिमेनिंग पार्ट था उस पर ये रेट चल रही है। देखना जरा, 17 गुणा 2 आपका 34, 17 3 20, 204 बराबर 120 के अंदर आप 36 जोड़ दोगे तो 156 प्लस आपका 3x। देखना 156 लेस होगा, 56 से 204 तक जाना है, गैप ही तो लिखना है। 56 में 44 आप ऐड कर दोगे और उसमें 4 ऐड कर दोगे तो 48, 3x बराबर 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये लो हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो गया। पिछला जो पैटर्न था, जैसा कि एक जगह स्टार्टिंग में किया था पिछले सवाल में डिटेल में, वो नहीं किया हमने, सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच से इसको डिस्कस कर लिया। सवाल नंबर 68 पर आ जाते हैं भाई। 68 नंबर सवाल। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में रीड करो, ठीक है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, अगर माइंड में आप कर सकते हो तो तुरंत के तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, जब सेशन प्रैक्टिस के स्टार्ट होंगे मिक्स होकर के, वहां आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा। चलो भाई, 68 में क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 50% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को, शेष का 50%, ये सवाल वो होते हैं जो चुनाव वाले होते हैं या जो एक्सपेंडिचर होता है, क्लियर है, जो परसेंटेज में पढ़ते हैं ना, जो इलेक्शन के सवाल होते हैं कि इतने लोग थे, ये वोट देने नहीं जाते, शेष का इतना, रिमेनिंग का इतना, ये चलता रहता है। वो लैंग्वेज इसने यहां भी यूज की। फिर से देखना, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष का जो 50% है उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और शेष जो है, शेष का जो बचा हुआ उसको नहीं, शेष को 18%, जितना भी बचा है 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इंपॉर्टेंट बात देखो, 100 रुपए आपने क्या कर लिया भाई टोटल, ठीक है। इसका 40%, पहले तो बात को समझे, ये माइंड में होगी, सॉरी ये अगर डिटेल में लिख करके समझ में आ जाएगी, ये बात माइंड में चली जाएगी, तब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक बार के लिए समझना, 100 का 40% क्या होगा भाई, 40 रुपए होगा, क्लियर। अब इसको किस रेट पर उधार दिया, इसको उसने दे दिया 15% की रेट पर। आपके पास पैसा कितना बचा, 60 रुपए बच गया। अब इसने क्या कहा, शेष के 50%, 60 बचा था, इसका 50% कितना हो गया 30 रुपए। इसको किस रेट पर उधार दिया भाई, इसको उधार दिया 10% की दर से। चलो, रिमेनिंग जो पैसा है वो कितना है 30, क्योंकि दोनों जोड़कर 8 बनेगा। इसको किस रेट पर उधार दिया उसने, 18% की दर से उधार दिया, क्लियर। ये था टोटल पर पूछ रहा है भाई, अगर इसको हम अकेले को ही उधार दे देते तो वो दर क्या होती, जिस पर इन तीनों का अलग अलग आपका बने, तो वो हम लोग क्या मान लेते हैं X%। अब देखो मैं इसको सीधे सीधे एग्जाम की तरफ मूव कर देता हूं इस सवाल का, कि ये तो आपको समझ में आ गया कि पैसों का डिवीजन कैसे करना है। अब ये बात अगर आप लिखते हो तो 20 से 25 सेकंड आपके यही किल हो जाते हैं। तो बेटर क्या रहेगा, 100 रुपए आपने माना, 100 रुपए को आपने X% की दर पर उधार दे दिया। तो मैं आगे परसेंटेज नहीं लिख रहा, क्योंकि बार बार करते करते मुझे पता चल जाता है
कि परसेंटेज वाला पार्ट राइट साइड में जितने भी परसेंटेज होंगे उससे कट जाएगा, इसको अवॉइड कर दो। 100 रुपए आपने x% की दर पर उधार दे दिए। अब देखना 40% था वो 15% की दर से, 100 का 40% 40 लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। 15% की दर से, तो 15 को 40 से गुणा करोगे तो इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या बनेगा 600। ठीक है, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज कट जाएंगे। पिछले सवालों में यही तो इंप्रूवमेंट हमने देखा। रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग 60 था, 60 का 50% कितना भाई 30, 30 को 10% की दर से, तो 30 गुणा 10 300 प्लस अगला देखना शेष जो था 30 बचा, 30 गुणा 18 तो 540। यहां देखो हर जगह जीरो है, तो जीरो को तो चलो खत्म कर दिया। x बराबर 60 30 90 50 140 144 बटा 10, रिजल्ट क्या आ गया भाई 14.4। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी पैटर्न का ये तीसरा सवाल है। पहले को मैंने एकदम खोल के आपको बताया, दूसरे सवाल को फिर हमने सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच से कर दिया। तीसरा पैटर्न ये था कि ये सवाल इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं और आपको एग्जाम में इस हिसाब से इनको डील करना है जिससे अपना सवाल 10-15 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाता हूं मैं। सवाल नंबर 69। और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके बताते रहा करें, क्योंकि हम लोग जो भी इजी सवाल या मॉडरेट है, इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि भाई सर जो सिखा रहे हैं उसको माइंड में कैसे करना है। 69 नंबर को देखना भाई। 69 में इसने क्या कहा कि एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट की रेट है 5/1/2, इस पर 24,000 रुपए 6% की दर से उधार देता है। रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वो उसे ऐसी वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है जिससे उसे कुल मिलाकर के 3,680 रुपए ब्याज मिले। तो आपसे पूछ रहा है कि शेष जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसने किस रेट पर उधार दिया। सेम टू सेम जैसे हम सवाल कर रहे हैं उसी पैटर्न का है, बस इस बार इसने क्या किया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया, प्रिंसिपल के टुकड़े कर दिए। टोटल 50,000 था तो पहला पार्ट आपका 8,000, फिर 24,000, 8 24 32, तो तीसरा पार्ट 50 में से 32 गया 18,000। तो इसमें कोई हेडेक नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का तरीका क्या होता है आपका भाई, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू में रेट परसेंट। टाइम तो 1 साल चल रहा है तो ये हेडेक भी आपकी खत्म हो गई। तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 8% निकाल लो। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सुधार करना है। सुधार क्या करोगे भाई, सीधे सीधे टोटल ब्याज देखो, 3,680 रुपए इससे टोटल इंटरेस्ट मिला। अब देखना जरा, शुरुआत में 18,000 पर कितना ब्याज मिलता है, 5.5%। 5.5% आप निकालोगे तो इसे 11/2% लिख सकते हो। 8,000 के प्रतिशत में 2 जीरो खत्म हो जाएंगे प्रतिशत की वजह से। 80 को गुणा करना है 11/2 से, तो 40 को 11 से करोगे तो ये पैसा कितना आ जाएगा 440। कुछ सुधार करने पड़ेंगे आपको जिससे काम आपका आसान हो जाए। फिर अगली टर्म पर आते हैं, 24,000 का 6%, 24 गुणा 5 120 होता है, 6 से करोगे 144। क्लियर, परसेंटेज 2 जीरो खत्म कर देगा। तो इसका मतलब 240 को 6 से किया है तो 144 के आगे 1 जीरो लग गया। क्लियर। तीसरा पार्ट 8,000 हो गया, 24 हो गया, 32 का हिसाब कर लिया, 18,000 बचे। 18,000 का x%, तो इसका मतलब 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे, तो 180 का आपके पास x%, मतलब परसेंट ने तो खत्म कर दी। तीनों में ही आपको जीरो दिख रहा है, चलो कट कर दिया। 44 और 144 कितना हो गया 188। 188 368 में से लेट्स करोगे तो यहां जीरो, 8 है, 8 8 16, 1 2 बन जाएगा। 180 बराबर आपके पास 18x आ गया। ये 10 बार कट जाएगा तो रिजल्ट क्या हो गया आपका x। तो ये छोटे छोटे आप अगर इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपको पता है सवाल आपका तुरंत सोल्व हो जाता है। हाँ, अगर आप इसी को एकदम लिख करके सोल्व करेंगे तो जायज सी बात है इसका जस्ट डबल टाइम तो लगेगा ही लगेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। सवाल नंबर 70 पर हम लोग आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। सवाल नंबर 70 की बात करें, साउंड ठीक चल रही है। देखो, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर क्या कह रहा है भाई 33.33% जो पार्ट है उसको क्या करता है वो 9% की दर से, तथा शेष भाग को
अब देखना 50% करोगे 1/2 होता है, 33.33 1/3 होता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट उसने 12% की दर से उधार दिया। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो असल में देखा जाए, जैसा मैं आपको पहले भी सिखाता रहा हूं कि आपको 1/2 करना, आपको 1/3 करना है, तो एक ऐसा नंबर मान लो जिसका 1/2 1/3 आसान हो, तो 2 3 का एलसीएम 6। तो आप कह सकते हो टोटल 6 रुपए पर, टोटल के ऊपर ही तो पूछ रहा है कि यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी। 6 रुपए पर ब्याज मिला x%, तो 6 का x%। टाइम 1 साल ले लो, आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखना 50%, 1/2, 6 का आधा कितना होता भाई 3, 3 पर कितना मिलेगा 10%, 3 पर 10% प्लस फिर इसने क्या कहा 1/3, तो कितना हो गया 2, 2 पर कितने परसेंट की दर से 9% की दर से। ठीक है, बचा कितना 1 रुपया, 3 2 5 1, 1 पर क्या कह रहा है 12%, 1 पर 12% लिखा जा सकता है। परसेंटेज हर जगह से कट जाएगा, तो आपके पास असल में देखा जाए तो x बराबर, इसको ऐड कर देते हैं, 18 12 30 और 30 60 में 6 का डिवीजन कर दोगे 10। ये लो भैया आपके सवाल का सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। इंप्रूवमेंट इस टाइप के ही आपको करने हैं। इंप्रूवमेंट ये नहीं है कि आप कोई बहुत लंबा चौड़ा 10 लाइन का सवाल सोल्व कर देते हो, लेकिन उसको सोल्व करने में आधे घंटे लग जाता है। क्लियर है? सोच के देखो, एग्जाम में अगर वैसा सवाल आ गया, आपने कर भी रखा, आपको ये भी पता है कि शुरुआत में किया था आधे घंटे में, प्रैक्टिस किया आपने 10 मिनट में, लेकिन अब वो 5 मिनट तो अभी भी लेगा। तो ऐसे सवालों को या तो स्किप किया जाता है। बैंक के एग्जाम अगर आप देख रहे हो तो ये मान के चलो अगर ऐसा सवाल आ गया तो उसे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर क्या करोगे, टाइम अगर आपके पास बच जाता है तो लास्ट में उसको अटेम्प्ट किया जाता है। रीजन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। पता चले उस सवाल के चक्कर में पड़े, इससे बेटर था उसको छोड़ते तो 5 सवाल और सोल्व हो सकते थे। तो ये समझदारी भी आपको रखनी है। तो ये जो छोटा छोटा मैं आपको इंप्रूवमेंट करवा रहा हूं कैलकुलेशन पर बेस्ड, ये इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि ये जो इंप्रूवमेंट है ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हर बच्चा ये चाह रहा है कि बस उसको सवाल सोल्व करना आ जाए। अरे मेरे भाई, टाइम इंपॉर्टेंट है। दिए गए टाइम में सवाल सोल्व होगा तभी जाकर के बात बनेगी, सिर्फ सोल्व होने से बात नहीं बनेगी। 71 को देखना जरा। एक आदमी कुल धनराशि का 2/5 भाग 15% की दर से, 3/7 भाग 10% की दर से और शेष भाग 26% की दर से उधार देता है। साल के अंत में उसे 10,320 रुपए ब्याज मिले, तो 15% की दर से जो धनराशि उसने उधार दी थी वो आपको निकालनी है। एक बात समझ आ रही है, ऐसी संख्या माननी है जिसका 2/5 और 3/7, कहने का मतलब जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और उसके अंदर आपका 7 का भी भाग चला जाए। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता भाई 35। तो आप कह सकते हो एक पार्ट 2/5 है, 5 का भाग दिया 7 और कितना बचा, फिर 2 से गुणा करने पर 14, एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करें 3/7, 7 का भाग 5 बार, 3 से गुणा कर दिया 15, 29 हो गया। कितना बचा भाई आपके पास रिमेनिंग पार्ट 6। अब यहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट पूछ रहा आपसे, कौन से वाला, जिसे उसने उधार दिया था किस दर पर 15% की दर पर। तो पहला ही भाग ऐसा है जिसे 15% पर उधार देता है। क्लियर? दूसरा पार्ट कितने पर जा रहा है आपका 10% पर। रिमेनिंग पार्ट आपका कितने पर जा रहा है 26% पर। इस बार उसने परसेंटेज में बात ना पूछी, टोटल ब्याज 10,320 दे दिया। देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो इनके साथ आप x का इन्वॉल्वमेंट कर दो, जिससे आपको लास्ट में जाकर 14x की वैल्यू बतानी है। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो 14x का 1 साल का, साल के अंत की बात चल रहा है, 15% की दर से आपको ब्याज बताना है। तो देखना 15 गुणा 14, 15 गुणा 4 आपका 60 हो गया, 15 और 6 21, 210x और परसेंट आ गया यहां पर, प्लस परसेंट साइड में लिख लेंगे, 150x यहां पर आपका मेंटेन हुआ, परसेंटेज साइड में रह गया। 6 गुणा 6 आपका 36 और 6 गुणा 2 12, 13 14 15, 156x और यहां पर परसेंटेज बाहर। कुल मिलाकर के ब्याज कितना मिला भाई 10,320 रुपए। क्लियर? एडिशन करना है तो एडिशन में देखो, पहले तो 150 150 300 200 500, 10 और 6 16, 500 यहां पर आपके पास कितना निकल के आ गया भाई 516। 516 को जब आप जस्ट डबल करते हो तो 1032 20 बार कट गया।
x मेरा बाहर है, इंटू में परसेंटेज है, परसेंटेज 1/100 होता है, 100 का गुणा कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। हमें ये चाहिए था ये वाला पार्ट। 14x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 14 गुणा 2 28 और 3 लग गए आपके 0। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो इसने क्या किया, इस सवाल में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने कैलकुलेशन डाल दी। क्लियर है। आप चाहते थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप इसे माइंड में अज्यूम कर सकते थे, सवाल आपका यहां से स्टार्ट हो सकता था और बड़े ही इजी तरीके से आप इसके साथ डील कर सकते थे। 72 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। 72 आई होप आज का लेवल देखो कुछ सवाल ज्यादा ही टिपिकल हो गए थे। तो जो बच्चे स्ट्रीम पर अभी अभी जुड़े हैं पुराने वाले सेशन जरूर देख लें, बेसिक वहीं से क्लियर होगा। कैलकुलेशन पहले दिन से अवॉइड नहीं करवा रहा हूं। 72 को देखना जरा क्या कहा। 3737 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले भाग का 2 वर्ष में 29 1/6% की रेट से, दूसरे भाग का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6 से 1/4 वर्ष प्रतिशत ब्याज की दर से बराबर है। प्रत्येक भाग ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, ये 3737 पैसा है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल करना है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल करते हो सबसे इजी टास्क होती है। एक हिस्सा x मानोगे, दूसरा क्या करोगे 37 माइनस x, नहीं एक x मानो एक y मानो, दोनों का रेशियो लो, उसको 37 से कंपेयर कर दो। तो क्या कर सकते थे भाई, x रुपए पहला भाग, टाइम कितना 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 29 1/6, 6 गुणा 9 54 और 1 55, 6 गुणा 2 12 5 17, 175 बटा में 6%। पहला पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा पार्ट y माना, साल 3, 6 1/4, 24 और 1 25, 25/4%। ये इससे कट गया, 25 से काटोगे कितनी बार 7 बार, 2 से काटा यहां पर 3 बार। x अपॉन y की जो वैल्यू निकल के आगे 3 गुणा 3 9, 7 गुणा 4 28, दोनों का एडिशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा 37। असल में 37 ना होकर ये कितना है 37। डिवीजन क्या एक बार 3 में नहीं जा रहा है, फिर एक बार 101 से गुणा कर दिया। क्या पूछ रहा है प्रत्येक भाग, एक पार्ट आपका 9 है, 9 से 101 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 909, 28 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 28। ये लो अपना रिजल्ट हो गया। तो यहां से अपना जो करेक्ट रिजल्ट है वो कितना, ऑप्शन डी 90992828 लिखा जा सकता है। तो ये जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल होता है तो वो मान के ही चला करो, वो सवाल बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ध्यान क्या रखना है भाई, रेशियो ले लो x और y का। अगला सवाल हमारा 73 नंबर का। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड कर दो, ठीक है। ये तो नकली सा ही सवाल है एकदम। देखो पीछे ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो इन सवालों के लिए मैंने क्या कहा था, ये सवाल आपको माइंड में करना है। सवाल क्या है, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रख दिया जाता है। यदि दर 3% ज्यादा है तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। धन कितना है, धन x रुपए या p मान लो, जो भी ठीक लगे। 2 साल में रेट 3% बढ़ाओगे, हर साल 3% ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब 2 साल में 6% मिलेगा। तो प्रिंसिपल का 6% किसको बता रहा है भाई, 300 को। कंपेयर करना है कि 100% चाहिए, तो 6 को 300 बनाया, किससे गुणा कर दिया 50 से, 100 को भी 50 से कर दो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पीछे मैं ये सवाल करवा चुका हूं, इसको इसलिए डाला है कि क्या आपने वो आदत पकड़ी जो माइंड में हम लोग सोल्व कर रहे थे। क्लियर है भाई। आज के सेशन में इतने ही सवाल हैं। इंपॉर्टेंट बात अब देखो, पहले तो ये आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, आप ईमानदारी से जब स्ट्रीम चलती है तो कमेंट करके उसमें बताया करें। कोई भी आपके सजेशन है XYZ किसी भी टाइप के, तो वो भी आप कमेंट करके बता दें कि सर ये समस्या हम लोग अभी भी फील कर रहे हैं। तो उसके लिए जितना भी कुछ हो सकेगा वो मैं करूंगा। दूसरा, अगर आपको इन सेशन की PDF चाहिए तो वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, आप उसे ज्वाइन करें। वहां पर जितने भी क्लासेस मैंने पहले डाल रखी हैं उनके भी आपको लिंक मिलेंगे, प्लस PDF में मिल जाएंगे। या फिर क्या कर सकते हो, मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पर जाकर के आपको भी पुराने वीडियो मिलेंगे।
और ये मेरा यकीन है आपको हर सेशन में कुछ नया मिलेगा सीखने को। आपको अगर पहले से भी आता है तो भी मैं आपकी आदत डेवलप करवाता हूं कि सवालों को माइंड में कैसे डील किया जाए। क्लियर है? डाउट भेज सकते हैं, वही टेलीग्राम का जो ग्रुप बना रखा उस पर। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।